मुगल सम्राट तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे और इन्होंने अति परिष्कृत मिश्रित हिंद फारसी संस्कृति को विकसित किया। 1700 के आसपास अपनी शक्ति की ऊंचाई पर इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को नियंत्रित किया। इसका विस्तार पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश से पश्चिम में बलूचिस्तान तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी घाटी तक था। उस समय 44 लाख किलोमीटर स्क्वायर 15 लाख मील स्क्वायर के क्षेत्र पर फैले इस साम्राज्य की जनसंख्या का अनुमान 13 और 15 करोड़ के बीच लगाया गया था। 1750 के बाद इसकी शक्ति में तेजी से गिरावट आई। उत्तराधिकार के कलह, कृषि संकट की वजह से स्थानीय विद्रोह, धार्मिक असहिष्णुता का उत्कर्ष और ब्रिटिश उपनिवेशवाद से कमजोर हुए साम्राज्य का अंतिम सम्राट बहादुर जफर शाह था, जिसका शासन दिल्ली शहर तक सीमित रह गया था। अंग्रेजों ने उसे कैद में रखा और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश द्वारा म्यांमार/रंगून निर्वासित कर दिया। 1566 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो महान अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, के पद ग्रहण के साथ इस साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ और सम्राट औरंगजेब के निधन के साथ समाप्त हुआ। हालांकि यह साम्राज्य और 150 साल तक चला। इस समय के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने में एक उच्च केंद्रीकृत प्रशासन निर्मित किया गया था। मुगलों के सभी महत्वपूर्ण स्मारक, उनके ज्यादातर दृश्य विरासत इसी अवधि के हैं। प्रारंभिक 1500 के आसपास तैमूरी राजवंश के राजकुमार बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव की स्थापना हुई, जब उन्होंने दोआब पर कब्जा किया और खोरासन के पूर्वी क्षेत्र द्वारा सिंध के उपजाऊ क्षेत्र और सिंधु नदी के निचले घाटी को नियंत्रित किया। 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तानों में आखिरी सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया। अपने नए राज्य की स्थापना को सुरक्षित करने के लिए बाबर को खानवा के युद्ध में राजपूत शक्ति का सामना करना पड़ा, जो चित्तौड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में था। विरोधियों से काफी ज्यादा छोटी सेना द्वारा हासिल की गई। तुर्क की प्रारंभिक सैन्य सफलताओं को उनकी एकता, गतिशीलता, घुड़सवार धनुर्धारियों और तोपखाने के इस्तेमाल में विशेषता के लिए ठहराया गया है। 1530 में बाबर का बेटा हुमायूं उत्तराधिकारी बना, लेकिन पश्तून शेर शाह सूरी के हाथों प्रमुख उलटफेर सहे और नए साम्राज्य के अधिकांश भाग को क्षेत्रीय राज्य से आगे बढ़ने से पहले ही प्रभावी रूप से हार गए। 1540 से हुमायूं एक निर्वासित शासक बने। 1554 में साफाविद दरबार में पहुंचे, जबकि अभी भी कुछ किले और छोटे क्षेत्र उनकी सेना द्वारा नियंत्रित थे। लेकिन शेर शाह सूरी के निधन के बाद जब पश्तून राज्य अव्यवस्था में घिर गया, तब हुमायूं एक मिश्रित सेना के साथ लौटे, अधिक सैनिकों को बटोरा और 1555 में दिल्ली को पुनः जीतने में कामयाब रहे। हुमायूं ने अपनी पत्नी के साथ मकरन के खुरदुरे इलाकों को पार किया, लेकिन यात्रा की निष्ठुरता से बचाने के लिए अपने शिशु बेटे जलालुद्दीन को पीछे छोड़ गए। जलालुद्दीन को बाद के वर्षों में अकबर के नाम से बेहतर जाना गया। वे सिंध के शहर अमरकोट में पैदा हुए, जहां उनके चाचा अस्करी ने उन्हें पाला। वहां वे मैदानी खेल, घुड़सवारी और शिकार करने में उत्कृष्ट बने और युद्ध की कला सीखी। तब पुनरुत्थानशील हुमायूं ने दिल्ली के आसपास के मध्य पठार पर कब्जा किया, लेकिन महीनों बाद एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे वे राज्य को अस्थिर और युद्ध में छोड़ गए। 14 फरवरी 1556 को दिल्ली के सिंहासन के लिए सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ एक युद्ध के दौरान अकबर अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। उन्होंने जल्द ही 21 या 22 की उम्र में अपनी 18वीं जीत हासिल करी। वह अकबर के नाम से जाने गए। वह एक बुद्धिमान शासक थे,
जो निष्पक्ष पर पढ़ाई से कर निर्धारित करते थे। उन्होंने निश्चित क्षेत्र में उत्पादन की जांच की और निवासियों से उनकी कृषि उपज के एक फसल का कर लागू किया। उन्होंने मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर के बेटे जहांगीर ने 1605 से 1623 में साम्राज्य पर शासन किया। अक्टूबर 1627 में मुगल साम्राज्य के सम्राट जहांगीर के बेटे शाहजहां सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। जहां उन्हें भारत में एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला। मध्य सदी में यह शायद विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था। शाहजहां ने आगरा में प्रसिद्ध ताजमहल 1635 बनाना शुरू किया, जो फारसी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के लिए कब्र के रूप में बनाया गया था, जिनका अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए निधन हुआ। 1700 तक यह साम्राज्य वर्तमान भारत के प्रमुख भागों के साथ अपनी चरम पर पहुंच चुका था। औरंगजेब आलमगीर के नेतृत्व के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा पंजाब की सिख भूमि, मराठाओं की भूमि, दक्षिण के क्षेत्र और अफगानिस्तान के अधिकांश क्षेत्र उनकी जागीर थे। औरंगजेब महान मध्य 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के अंत के बीच मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख शक्ति थी। 1526 में स्थापित यह नाममात्र 1857 तक बचा रहा, जब वह ब्रिटिश राज द्वारा हटाया गया। यह राजवंश कभी कभी तिमूरिड राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाबर तैमूर का वंशज था। फरगनावादी से आए एक तुर्की मुस्लिम तिमूरिड सिपाह सालार बाबर ने मुगल राजवंश को स्थापित किया। उन्होंने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर हमला किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम शाह लोदी को 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हराया। मुगल साम्राज्य ने उत्तरी भारत के शासकों के रूप में दिल्ली के सुल्तान का स्थान लिया। समय के साथ उमेर द्वारा स्थापित राज्य ने दिल्ली के सुल्तान की सीमा को पार किया, अंततः भारत का एक बड़ा हिस्सा घेरा और साम्राज्य की पदवी प्राप्त की। बाबर के बेटे हुमायूं के शासनकाल के दौरान एक संक्षिप्त राजाई के भीतर 1550 से 1555 एक सक्षम और अपने ही अधिकार में कुशल शासक शेर शाह सूरी के अंतर्गत अफगान सूरी हुमायूं को अपनी गद्दी हासिल करने के लिए सक्षम किया। हालांकि कुछ महीनों बाद हुमायूं का निधन हुआ और उनके 13 वर्षीय बेटे अकबर ने गद्दी हासिल करी। मुगल विस्तार का सबसे बड़ा भाग अकबर के शासनकाल 1605 के दौरान निपुण हुआ। वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तराधिकारी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब द्वारा इस साम्राज्य को अगले 100 साल के लिए प्रमुख शक्ति के रूप में बनाया रखा गया था। पहले 6 सम्राट, जिन्होंने दोनों विधि सम्मत और रेल शक्तियों का आनंद लिया, उन्हें आमतौर पर सिर्फ एक ही नाम से उल्लेख करते हैं, एक शीर्षक जो प्रत्येक महाराज द्वारा अपने परिग्रहण पर अपनाई जाती थी। प्रासंगिक शीर्षक के नीचे सूची में मोटे अक्षरों में लिखा गया है। अकबर ने कतिपय महत्वपूर्ण नीतियों को शुरू किया था, जैसे कि धार्मिक उदारवाद, साम्राज्य के मामलों में हिंदुओं को शामिल करना और राजनीतिक गठबंधन, हिंदू राजपूत जाति के साथ शादी, जो कि उनके वातावरण के लिए अभिनव थे। उन्होंने शेर शाह सूरी की कुछ नीतियों को भी अपनाया था, जैसे कि अपने प्रशासन में साम्राज्य को सरकारों में विभाजित करना। इन नीतियों ने निसंदेह शक्ति बनाए रखने में और साम्राज्य की स्थिरता में मदद की थी। इनको 2 तात्कालिक उत्तराधिकारियों द्वारा संरक्षित किया गया था,
लेकिन इन्हें औरंगजेब ने त्याग दिया, जिसने एक नीति अपनाई जिसमें धार्मिक सहिष्णुता का कम स्थान था। इसके अलावा औरंगजेब ने लगभग अपने पूरे जीवन वृत्ति में डेक्कन और दक्षिण भारत में अपने दायरे का विस्तार करने की कोशिश की। इस उद्यम में साम्राज्य के संसाधनों को बहा दिया, जिससे मराठा, पंजाब के सिखों और हिंदू राजपूतों के अंदर मजबूत प्रतिरोध उत्तेजित हुआ। औरंगजेब के शासनकाल के बाद साम्राज्य में गिरावट हुई। बहादुर शाह जफर के साथ शुरुआत से मुगल सम्राटों की सत्ता में उत्तरोत्तर गिरावट आई और वे कल्पित सरदार बने, जो शुरू में विविध दरबारियों द्वारा और बाद में कई बढ़ते सरदारों द्वारा नियंत्रित थे। 18वीं शताब्दी में इस साम्राज्य ने पर्शिया के नादिर शाह और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों का लूट को सहा, जिन्होंने बार बार मुगल राजधानी दिल्ली में लूटपाट की। भारत में इस साम्राज्य के क्षेत्रों के अधिकांश भाग को ब्रिटिश को मिलने से पहले मराठाओं को पराजित किया गया था। 1803 में अंधे और शक्तिहीन शाह आलम II ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण स्वीकार किया। ब्रिटिश सरकार ने पहले से ही कमज़ोर मुगलों को भारत के सम्राट के बजाय दिल्ली का राजा कहना शुरू कर दिया था, जो 1803 में औपचारिक रूप से प्रयोग किया गया, जिसने भारतीय नरेश की ब्रिटिश सम्राट से आगे बढ़ने की असहज निहितार्थ से परहेज किया। फिर भी कुछ दशकों के बाद शासन जारी रखा। 1827 में यह शिष्टाचार भी खत्म हो गया था। सिपाही विद्रोहों के कुछ विद्रोहियों ने जब शाह आलम के वंशज बहादुर जफर शाह II से अपने निष्ठा की घोषणा की, तो ब्रिटिशों ने इस संस्था को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने 1857 में अंतिम मुगल सम्राट को पद से गिराया और उन्हें बर्मा के लिए निर्वासित किया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मुगल राजवंश का अंत हो गया, जिसने भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय का योगदान किया था।